Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश के नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दें। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। जैसे मैंने बताया था, इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाज़ों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। जैसे मैंने पहले भी साझा किया था, इस प्रकार की यात्रा के लिए जो एसओपी जारी की गई है, उसके अनुसार विदेशों में फंसे भारतीय संबंधित भारतीय दूतावास और उच्च आयोग में अपना पंजीकरण कराएंगे। गर्भवती महिलाएं, छात्र, वीजा अवधि समाप्त होने वाले व्यक्ति, मेडिकल इमरजेंसी केसेस इत्यादि को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान सिविल एविएशन और हेल्थ के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। बोर्डिंग के पहले सभी यात्री अंडरटेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिन अपने खर्चे पर अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी की मेडिकल जांच की जाएगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर कोई यात्री सिम्प्टोमेटिक पाया जाता है, उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचाया जाएगा। बाकी यात्री इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पहुंचाए जाएंगे। 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद इनका दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की करेगी। विदेश मंत्रालय यात्रियों की सूची उनके आगमन से पहले संबंधित राज्यों के साथ साझा करेगी। इसी प्रकार से बहुत से विदेशी ग्रीन कार्ड या ओसीआई कार्ड होल्डर्स और भारतीय जो विभिन्न कारणों से विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यात्रा की व्यवस्था की गई है, बशर्ते गंतव्य वाला देश इन्हें अपने यहाँ प्रवेश की अनुमति दे। इवैक्यूएशन फ्लाइट्स द्वारा विदेश जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक एसओपी बनाई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ प्रोटोकॉल्स का एयरपोर्ट्स पर अनुपालन हो। एसओपीज के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य मामलों के विभाग, सिविल एविएशन मंत्रालय और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की एक इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी मिलकर एसओपी को लागू करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कमेटी संबंधित राज्य सरकारों के साथ विदेश से आने और जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा की व्यवस्था के लिए समन्वय करेगी। इस क्रम में नौसेना का जहाज आईएनएस जलश्वा मालदीव्स पहुंच गया है और वहां से लगभग 700 यात्रियों के साथ, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, आज रवाना होगा। यह अनुमान है कि 10 मई की रात तक यह कोची पहुंचेगा। कल अबू धाबी से कोची और दुबई से कोझिकोड के लिए फ्लाइट्स लगभग 354 यात्रियों को लेकर भी 250 से अधिक यात्रियों के साथ पहुंच गई है। 5 और फ्लाइट्स आज पहुंचेंगी। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स और विदेशी भारत में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनके वीजा सुविधा और कॉन्सुलर सेवाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चूंकि लॉकडाउन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है,
इस अवधि के लिए ओसीआई कार्ड धारक की मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा सुविधा को स्थगित किया गया है, परंतु ओसीआई कार्ड धारक जो पहले से ही भारत में हैं, उनका ओसीआई कार्ड किसी भी अवधि तक भारत में रहने के लिए वैध होगा। प्रतिबंध के दौरान अगर ओसीआई कार्ड धारक बहुत आवश्यक कारणों से भारत की यात्रा करना चाहें तो वे भारतीय मिशन से वीजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। जिन विदेशी नागरिकों का वीजा एक्सपायर हो रहा है, उनके ऑनलाइन आवेदन पर उनके वीजा को ग्रेटिस आधार पर यानी बिना शुल्क लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ये सुविधा रेगुलर या ई वीजा दोनों के लिए उपलब्ध है। इस एक्सटेंशन पर ओवरस्टे की पेनल्टी नहीं लगेगी। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध हटाने के 30 दिनों की अवधि तक यह वैलिड होगा। मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगी कि यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर हम राष्ट्रीय निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पूर्ण रूप से अनुपालन करें, जिससे कि कोविड-19 संक्रमण से हम अपना और औरों का बचाव कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि प्लीज। देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। भारतीय रेलवेज ने 5,231 कोचेस को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में कन्वर्ट किया है और उनको 215 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। इन कोचेस का यूज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा 7 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। जहां पर भी केसेस कोविड केयर सेंटर कोच में एडमिट होते हैं, वहां प्रत्येक पेशेंट को या तो एक इंडिविजुअल केबिन असाइन किया जाए या जरूरत अनुसार 2 कंफर्म पेशेंट एक केबिन में रखे जा सकते हैं। 215 स्टेशन में से 85 स्टेशन पर इवन हेल्थ केयर स्टाफ भी रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और एडिशनली जो 130 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ये कोविड केयर कोचेज होंगी, वहां स्टेट जब अगर उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार स्टेट के द्वारा स्टाफ और एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। रेलवेज ने 2,500 डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक्स को भी कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही आईसीएमआर ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत प्लेसिड यानी फेज 2 ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आईसीएमआर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा।
जिसमें से कि 5 अस्पताल महाराष्ट्र से हैं, 4 गुजरात से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं। साथ ही पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़ से 1 अस्पताल है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय आयुष मंत्री उन्होंने मिलकर आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का लॉन्च किया, जिसको कि आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा डेवलप किया था। साथ ही 2 इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज जो एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आईसीएमआर के साथ मिलकर उसको भी लॉन्च किया गया। इन स्टडीज का मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेदा को प्रोफाइलैक्सिस के लिए रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसको स्टैंडर्ड केयर फॉर कोविड-19 से संबंधित एडिशनल सपोर्ट के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। इसी के तहत दूसरी स्टडी के द्वारा पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आयुष बेस्ड प्रोफाइलैक्टिक इंटरवेंशन, जो कि आयुर्वेद का इस्तेमाल कोविड-19 के प्रिवेंशन में हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्टडी करेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और तेलंगाना के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों से भी उनके प्रिपेयर्डनेस और कंटेनमेंट एफर्ट्स की समीक्षा की। इससे पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत की और उन्होंने कहा कि राज्यों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की उचित क्वारंटाइन व्यवस्था हर जिस स्टेट में वह लौट रहे हैं वहां की जाए और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस केसेस की सैंपलिंग और टेस्टिंग की उसको बढ़ाया जाए, उसकी आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने रेड क्रॉस वॉलंटियर्स द्वारा देश में किए जा रहे रिलीफ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्ट्स या कंफर्म केसेस के लिए राज्यों में फैसिलिटी क्वारंटाइन, फैसिलिटी आइसोलेशन के लिए होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट, लॉजेस एटसेट्रा के यूज करने के लिए भी अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह सर्विसेज क्लिनिकली असेस्ड, प्री सिम्टोमेटिक और वेरी माइल्ड केसेस के लिए प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके तहत जो लोग जिनके यहाँ पर रिक्वायर्ड होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी ये होटल हों उनमें इन हाउस फैसिलिटी हो एक ट्रेन डॉक्टर और नर्स की, और जो उन सस्पेक्ट और कॉन्टैक्ट केसेस को वहां पर रेगुलरली मॉनिटर करें। साथ में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर के टच में रहते हुए उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली बताते रहें। एक लैब से उनका प्रॉपर टाई अप होना चाहिए। साथ ही वाईफाई फैसिलिटी के द्वारा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन पर्टिकुलर सस्पेक्ट और पेशेंट कंफर्म केसेस द्वारा किया जाना चाहिए। जो भी लिनन, टॉवल या जो भी रूम का इस्तेमाल हो उसको रेगुलरली डिसइंफेक्ट किया जाए और सारी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइंस का फॉलोअप किया जाए। इसके साथ ही जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में वापस लौट रहे हैं, इस बात पर एम्फेसिस होना बहुत जरूरी है कि मूवमेंट के दौरान उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट से संबंधित सभी प्रिकॉशंस का फॉलोअप हो, जैसे कि ऑर्गेनाइज किया गया हो, वह चाहे होम क्वारंटाइन हो या फैसिलिटी क्वारंटाइन हो, सभी नियमों का पालन किया जाए। यह कार्य करते समय माइग्रेंट वर्कर्स, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वह समझें कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वह उनकी, उनके परिजनों की तथा उनके शहर और उनके गांव की रक्षा के लिए हैं। सभी डूज एंड डोंट्स का पालन किया जाए। सभी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और रिक्वायर्ड सैनिटेशन और एनवायरमेंटल हाइजीन का एक बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी लाइफ में पालन करें। वह क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का अमल करें और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी। सर, कल एम्स के डायरेक्टर का एक बयान आया कि जो कोरोना का पीक है वो जून जुलाई तक जाएगा, तो क्या हम इस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं और क्या हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो तैयार है इतनी लंबी इस लड़ाई को लड़ने के लिए? एक और सवाल है सर
ये फेविपिराविर जो ड्रग को लेकर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आईसीएमआर ने कहा है, तो ये दवा कितनी कारगर है अगर इसका ट्रायल सफल होता है तो? सर, विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाए। आपने कौन सी दवाई के बारे में? जी, रेमडेसिविर। देखिए, जैसे इसके बारे में हम बता चुके हैं कि काफी पर्टिकुलर ड्रग्स में जो हम रिसर्च कर रहे हैं उनके रिसर्च के प्रोटोकॉल होते हैं, चाहे वह हमारी जो अभी हमने जैसे HTQ की बात की, इससे पहले कभी हम बात कर चुके हैं कि जो हमने प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए किया है। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे और कैंडिडेट हैं और हमारी और भी जो ओल्ड ड्रग्स है उनका रीपर्पजिंग का भी प्रोसेस चल रहा है। उनके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, हम भी उसी हर्ष और उल्लास से आपके साथ उसको शेयर करेंगे। मिस्टर नितिंदर, दूरदर्शन। सर, आप मुंबई का दौरा करके आए हैं। करीब 3 ऐसे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा केस है। तो क्या इन केस में आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पा रहे हैं या सोर्स ट्रेसिंग कर पा रहे हैं? क्या ये आउटब्रेक है या फिर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या क्या है? क्या वजह है कि इतनी सारी केसेस आ रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन मेरा रिसर्च से रिलेटेड है कि जो टेस्टिंग किट है जो भारत में भी बना रहा है, CSIR डेवलप कर रहा है, वो कब तक आ जाएगा? और ये जो रैपिड टेस्टिंग किट की बात हो रही थी, उस पे सर्विलांस में कितना मदद मिलेगा अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो? सर, जैसे हम सब लोगों को अवगत है कि कुछ स्टेट्स में पिछले कुछ दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवरऑल काफ़ी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से हम अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करें ताकि हम उन केसेस की, उनमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम रोक पाएँ। जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हों और साथ में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हमने बताए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसका फील्ड लेवल पर प्रॉपर तरीके से पालन हो। विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च एंड रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, हम लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स से संबंधित उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी के ऊपर कुछ कंप्लेंट आई थी, तो उसके साथ ही ICMR ने उसको एग्जामिन किया और उसको एग्जामिन करते हुए डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू करेंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन है, इज द होम मिनिस्ट्री कंसिडरिंग to open restaurants, street corners, eateries, sweet shops, etc. in June first half in a graded manner? This is from Sunday Guardian, Naptan Kumar. I think it is too early to comment on this. Okay, Mr. Pranay Upadhyay, ABP News. सर, आप लोग समय समय पे ये मैथमेटिकल मॉडलिंग और असेसमेंट करते रहे हैं कि नंबर कितना हो सकता है, किस तरीके से ग्रोथ रेट होगा। जो जून और जुलाई में पीक की बात की जा रही है, तो आपका मौजूदा आकलन इस समय क्या है कि कितने तक नंबर जा सकता है? और आज अगर करीब 3,500 सवा 3,000 के केसेस रोज आ रहे हैं, तो हम कितने केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पीक जून जुलाई में आता है तो? और इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत में लोग जो इस चीज को लेके चिंतित हैं, तो क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि जब पीक आएगा तो इससे ज्यादा क्या कॉशन और लिया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा होम मिनिस्ट्री से है कि जिस तरीके की औरंगाबाद में घटना हुई है, मजदूर जो है रेलवे की पटरी पे मारे गए हैं, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ रिवाइज गाइडलाइंस दी गई हैं कि मजदूरों तक ये कम्युनिकेशन जाए कि रेल में ट्रेनें चल रही हैं इसलिए वो पटरियों पर पैदल न चलें? तो पहले प्रश्न के जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीक हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, और जितना आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस इस टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो कुछ हजार से लेकर कई करोड़ तक केसेस का आकलन उन्होंने प्रोजेक्शन में दिया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम कोई एनालिसिस करना चाहें उस केस में, उसके वेरिएबल्स इस टाइम इतने ज़्यादा हैं कि उसके कारण से ही
जो ये फिगर्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी वाइडली वेरिंग होती है कि उसके बेसिस पर एक फील्ड एक्शन को डिटरमिन करना आई थिंक इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम ये आइडेंटिफाई करें कि आज हमारे केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट आकलन जिसको हम चाहे ग्रोथ रेट ऑफ केसेस बोल सकते हैं या हम उसको डबलिंग रेट बोल सकते हैं जो उसका इन्वर्स है, यानी कि कितने दिन में केसेस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पा ही रहे हैं कि जैसे करीब 10 दिनों में हमारा आज डबलिंग रेट नोट किया जा रहा है। और उससे लिंक इशू ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डबलिंग रेट नोट करते हैं तब हम ये एनालिसिस करना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर प्रांतों में, किन जिलों में या किन सिटीज में वह रेट जो है वो उससे ज़्यादा है या उस रेट के संबंधित हमारी गाइडलाइंस के तहत वहाँ पर कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो जब हमारा ये आकलन होता है तो हमारा पूरा एफर्ट ये होता है कि कैसे हम अपने डबलिंग रेट को और बढ़ाएं, कैसे उनकी दिनों की बढ़ोतरी हो, और उसी के कंसर्न इफेक्ट में आप पाते हैं कि हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अभी आपने मुंबई के बारे में जिक्र किया, उसी तरीके से हम स्टेट से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ मिलके प्लान करते हैं कि कैसे हम उन केसेस की संख्या को कम कर सकें, जिसमें हमारा मेजर एफर्ट प्राइमरीली होता है कि हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। इसमें यह समझने की जरूरत है कि आज अगर हम लोग कलेक्टिवली इस दिशा में काम करते रहें तो जिस तरीके से जो केसेस का ग्राफ हमें मिल रहा है, शायद कुछ हद तक अगर हम इसको मैनेज कर पाएंगे, ये सिचुएशन दिखती है, आराम से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, दिखती है। लेकिन लिंक चैलेंज हमेशा ये रहा है, जैसे हम कई बार बोला है कि हमारी प्रतिदिन की बैटल है। तो अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के एंगल से देखें तो एक भी स्थान में हमारी कोई भी फेलियर वह हमारे ओवरऑल एफर्ट को इंपैक्ट करती है। तो जरूरी है कि जो भी एफर्ट हम करें, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी सिटी में हो, वो एफर्ट में हमारे 100% आउटपुट आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे फील्ड फंक्शनरी, हमारा कम्युनिटी सपोर्ट उसी इंटेंसिटी और उसी विगर के साथ बना रहे। रीमा प्राशर, इंडिया न्यूज। जो इंसिडेंट आप डिस्क्राइब कर रहे हो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी हमारे दिशा निर्देश हैं और एडवाइजरीज हैं उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएं, बट इट वाज अ वेरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। सर, जिस तरह से पिछले 3 से 4 दिन में केसेस बढ़े हैं, उसके बाद अब मौजूदा ग्रोथ रेट के बारे में आप क्या कहेंगे, और खासकर डबलिंग रेट किस तरह से जो बदला है वो आज की डेट में कितना है? आई थिंक इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन जो है ऑनलाइन सिमिलर क्वेश्चन है। आई जस्ट एड वन, या विल टेक योर क्वेश्चन लेटर। It has been almost 1 week that government issued a list of red, orange and green districts. Has there been a change in their numbers? What is the government's top concern today as daily COVID cases continue to increase to the expectations that the disease graph will start to regress by now? So, as you are aware कि जब हम रेड, ग्रीन, ऑरेंज जिलों को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कंसिडरेशंस होते हैं इट इंक्लूड्स कि वहाँ पर टोटल एक्टिव केसेस कितने हैं, वहाँ पर केसेस का डबलिंग रेट क्या है, वहाँ पर टेस्टिंग रेशियोज़ कैसी हैं, और साथ ही वहाँ पर हमारा सर्विलेंस सेंट्रल टीम का फीडबैक क्या है। तो इन मल्टी फैक्टोरियल बेसिस को कंसिडरेशन में लेते हुए हम लोग अपने रेड, ऑरेंज, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करते हैं। इसके तहत 30 अप्रैल को हमने एक लिस्ट स्टेट को सर्कुलेट की थी और अभी जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पर एनालिसिस करके रिवाइज लिस्ट भी हम स्टेट को प्रोवाइड कराएंगे। इस विषय में जैसे आपने कहा है कि अगर हम डबलिंग रेट देखें तो अगर 2 दिन पुराना हमारा डबलिंग रेट 12 के करीब था, एक दिन पहले फिर हमने उसमें देखा कि उसमें सडनली कुछ केसेस में बढ़ोतरी होने के कारण, क्योंकि हम डबलिंग रेट लास्ट 1 वीक का कैलकुलेट करते हैं, तो हमने उसमें रिडक्शन पाया। और आज जरूरी है कि जब हम रिलैक्सेशंस की बात कर रहे हैं, जब हम माइग्रेंट वर्कर्स के रिटर्न आने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो बहुत जरूरी है कि जो वायरस से बचने से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं हम उसको कम्युनिटी में एज ए बिहेवियर चेंज के रूप में लाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सबके सपोर्ट की जरूरत है, मुख्यतः कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत है। सरकार जब एक एफर्ट्स अपने इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर कर रही है, तो आज जरूरत है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा भी जो अक्रॉस द कंट्री हमारे
जो जिले हमारी पॉपुलेशन फैली है वहां पर एक बिहेवियरल चेंज के रूप में ये सारी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाएं। लास्ट क्वेश्चन ब्रह्म प्रकाश दुबे जी फ्रॉम जी न्यूज। सर मेरा सवाल ये है कि जो वीकली आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से रेड जोन है, ग्रीन और ऑरेंज जोन, तो उनकी क्या स्थिति है, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? और आप मुंबई भी गए थे कल, तो क्या वहां की क्या स्थिति है? कौन से स्टेट्स आपके लिए अभी चुनौती बन रहे हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डेटा आता है स्टेट से हम उसको एनालाइज करते हैं और जल्दी ही हम जो रिवीजन इन टर्म्स ऑफ रेड, ऑरेंज और ग्रीन है वो आपको और स्टेट्स को आपकी नॉलेज में ले आएंगे। उसके ऊपर एनालिसिस चल रही है, 1 या 2 दिन के अंदर बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा वो एनालिसिस करके स्टेट्स को कम्युनिकेट की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।